यस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ था और एवोल्यूशन में नेक्स्ट अब आपने क्या देखना है, हार्डी विनबर्ग थ्योरम। हार्डी विनबर्ग थ्योरम। हार्डी विनबर्ग थ्योरम। इससे पहले कि हम हार्डी विनबर्ग थ्योरम स्टार्ट करें, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसे कहते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती है बेसिकली, क्या है ये, जब हम जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं एट पॉपुलेशन लेवल तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का नाम देते हैं। और पॉपुलेशन क्या होता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, लिव टुगेदर सेम टाइम एट सेम प्लेस, इसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एट पॉपुलेशन लेवल पर जो होगा तो उसे आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स का नाम दोगे। इसी तरह से एक चीज़ आप पढ़ते हो इसमें जीन पूल के मुतालिक कि व्हाट इज जीन पूल। जीन पूल क्या होता है कि द टोटल वैरायटी ऑफ जीन्स एंड एलील्स, द कम टोटल, बच्चे, सिर्फ 9 बच्चे होते हैं क्लास में बायो की। ये जो क्या बात कर रहे थे इसमें कि द टोटल वैरायटी ऑफ जीन्स एंड एलील्स present on all the gene loci, all the gene loci in all individuals of the population, of the population। इसे हम क्या कहते हैं, जीन पूल का नाम देते हैं। अब इसमें अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2 एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होते हैं, तो ईच लोकस इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस। इसमें ईच लोकस रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, क्योंकि 2 एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो लिहाजा जीन लोकस होगा ट्वाइस, होगा दो दो दफा होगा, डबल होगा। इस तरह से देखिए कि एक मेंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का ये दूसरा है, तो एक जीन लोकस यहाँ पर होगा, एक जीन लोकस होगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, एन नंबर एन नंबर एन नंबर एन नंबर कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो लिहाजा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होगा इसमें जो जीन लोकस होगा वो रिप्रेजेंट होगा ट्वाइस, रिप्रेजेंट होगा इन दी जीनोम, जीनोम में। तो
जीनोम किसे कहते हैं? जेनेटिक मेकअप को कहते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा भाई, इसी तरह से जो हम एलील फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो उसके बारे में देखें कि यूजुअली 2 और मोर एलील्स होते हैं किसी के भी जीन्स के, यानी मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 2 से ज़्यादा एलील भी हो सकते हैं किसी भी जीन के। अब इसमें जो एलील होते हैं कि बाकायदा किसी भी जीन की उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन में, उसके जीन पूल में उसकी क्या होती है? बाकायदा फ्रीक्वेंसी होती है। एलील फ्रीक्वेंसी, ये हो गया तुम्हारे। एलील फ्रीक्वेंसी जो है, जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? हमने इसमें क्या बता रहे हैं कि आमतौर पर किसी भी जीन के एलील जो होते हैं 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी पॉपुलेशन में इन द जीन पूल, एलील फ्रीक्वेंसी बाज़ात क्या होता है कि इनकरेक्टली रेफर करती है टू द जीन, इसको हम जीन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी का नाम भी देते हैं। तो जीन पूल जो होता है क्या होता है, ये आपने पहले भी जेनेटिक्स में डिस्कस किया हुआ है कि ऑल द जीन्स एंड ऑल देयर एलील्स, जितने भी जीन्स होते हैं और जितने भी उसके एलील्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल से किसी भी पॉपुलेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। आप तमाम एलील्स को और जीन्स को भी कंसीडर कर सकते हैं एट अ टाइम, और फिर इंडिविजुअल जीन और उसके एलील को भी कंसीडर कर सकते लड़कियों हैं भी जब उठना है तो स्कूल जाना है तो, वरना सो ही रहो। ये समरीन बेटा आपका जो है ना म्यूट करें अब देखिए इसमें एक होता है, एक हम एक और भी टर्म इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड एलील क्या होता है? फिक्स्ड एलील क्या होता है? जब तमाम के तमाम मेंबर्स किसी भी पॉपुलेशन के होमोजाइगस हो फॉर सेम एलील, if all the members of a population are homozygous for the same allele, for the same allele, then that allele is, उस एलील को हम क्या कहेंगे? तो फिक्स्ड एलील, उसको हम क्या कहेंगे? टू बी फिक्स्ड allele in the gene pool.
ये उस जीन पूल में क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एलील कहलाएगा। यानी इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर द सेम एलील, किसी भी पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स किसी एलील के लिए, अगर हम जीन के एलील के लिए देखते हैं कि वो होमोजाइगस है, यानी सेम टाइप ऑफ एलील है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस एलील को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एलील इन द जीन पूल कहलाते हैं। अब इसमें हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल कोट करेंगे यहाँ पे। एग्जांपल हम ले रहे हैं किसकी, कि वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन ले रहे हैं, कोई वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन हम ले रहे हैं। अब उसमें हमें बताते हैं 2 वैरायटीज हैं, 2 वैरायटीज हैं इसमें। अब 2 वैरायटीज जो हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पे किस लिहाज से, ये कंट्रास्टिंग कलर के हिसाब से, कंट्रास्टिंग कलर के हिसाब से। डोमिनेंट जो है यहाँ पे वो पिंक है, पिंक है यहाँ पे, और रिसेसिव जो है दैट इज वाइट है। डोमिनेंट पिंक और रिसेसिव वाइट हमने लिया। अब एरील के बारे में बताना है कि एरील फॉर द पिंक एंड वाइट कलर, इसको सिंबलाइज करेंगे, इसके एरील जो होंगे इसको सिंबलाइज करेंगे किससे, कैपिटल ए से, डोमिनेंट चूंकि, और इसके एरील को हम सिंबलाइज करेंगे स्मॉल ए से। अब यहाँ पे हम करते हैं कि सपोज करते हैं, सपोज किया हमने कि पॉपुलेशन जो है इसमें 500 प्लांट्स हैं, किसमें, पॉपुलेशन में। हमने सपोज किया इसमें कितने प्लांट्स हैं, 500 प्लांट्स हैं किसी पॉपुलेशन में, इससे वाइल्ड प्लांट्स के, किसी भी इमेजिनरी पॉपुलेशन की हम मिसाल ले रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरी से बनेंगी प्लांट्स की, वो हम कैसे हम इसको देखेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कहते हैं कि वाइल्ड फ्लावर प्लांट जो है वाइट फ्लावर प्लांट्स के बारे में हम बता रहे हैं कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्योंकि वाइट है, रिसेसिव है, तो ये क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। इस तरह स्मॉल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कितने होंगे यहाँ पे, यानी इसकी तादाद कितनी है, 20 आउट ऑफ 500 प्लांट्स। इसी तरह से पिंक फ्लावर्स के बारे में बताएंगे। पिंक पिंक जो है ये आपको बताया गया था, ये डोमिनेंट है पिंक फ्लावर्स प्लांट्स। इसमें 2 कैटेगरीज आपको मिलेंगी पिंक प्लांट्स में। पिंक प्लांट्स में पहली कैटेगरी आपको कौन सी मिलेगी, होमोजाइगस, होमोजाइगस कैटेगरी मिलेगी। होमोजाइगस हम कहते हैं इसको, हम किससे, इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए, और कितनी तादाद होगी इसकी प्लांट्स की, हम कहते हैं 320 है। इस दूसरी कैटेगरी जो आपको मिलेगी वो क्या होगी, इसमें ये हेट्रोजाइगस होगी, हेट्रोजाइगस होगी। ये कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इसकी तादाद कितनी है, 160। ये 320 किस में से, आउट ऑफ 500, और 160 किस में, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 480 आउट ऑफ 500। तो ये 20 आउट ऑफ 500 हमारे पास क्या थे, वाइट फ्लावर थे, प्लांट थे, और 480 हमारे पास क्या है, ये पिंक प्लांट्स है। लेकिन पिंक में 2 कैटेगरी है, क्योंकि डोमिनेंट है होमोजाइगस 320 है, और हेट्रोजाइगस हमारे पास क्या है, 160 है। तो ये 480 आउट ऑफ
500 आ गई। अब हम बताते हैं आगे चलकर अब जो ये 500 प्लांट्स है ना, 500 प्लांट्स हम कह सकते हैं ये क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड आपको पहले बताया गया था, डिप्लॉयड होंगे तो जो जीन लोकस होगा वो क्या होगा, इसमें ट्वाइस होगा। 500 प्लांट्स है, डिप्लॉयड है ये, तो फिर टोटल इसमें टोटल 1000 क्या होगा, कॉपीज ऑफ जीन्स होगा। यानी जीन्स का मतलब क्या होगा, एलील्स की कॉपीज कितनी होंगी इसमें, 1000 होगी। प्लांट्स 500 है क्योंकि डिप्लॉयड है, तो लिहाजा हर एलील की जो जीन लोकस होगा वो ट्वाइस होगा, तो लिहाजा हम कहेंगे टोटल 1000 कॉपीज होंगी जीन की, यानी इसके एलील्स की, फॉर किसके लिए, फॉर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर के लिए, किसमें, इन दी पॉपुलेशन, ये होता है इसमें। तो अब देखिए, अब हम अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी जानना चाहें, फ्रीक्वेंसी किसकी, दी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, किसकी, स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए, यानी ए की, ये आपको मिलेगी कितनी, 40 आउट ऑफ 1000। पहले क्या थे, प्लांट कितने थे, 20 आउट ऑफ 500 थे, तो 500 प्लांट चूंकि डिप्लॉयड है तो उसमें हमने बताया कि एलीज की कॉपीज कितनी हो जाएंगी, 1000। तो लिहाजा ये आपके पास फ्रीक्वेंसी जो जीनोटाइप की किसकी, ये रिसेसिव एलील की, ये किसके लिए, स्पेसिफिकली वाइट फ्लावर्स के लिए कितना, 40 आउट ऑफ 1000 होगा। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, कौन सा, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला, यानी कैपिटल ए, इसके लिए क्या होगा, ये 320 था, तो अब ये कितना होगा, 640 आउट ऑफ 1000 होगा। इसी तरह से द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, यानी हेट्रोजाइगस के लिए क्या होगा, हमारे पास याद रखिएगा ये कितना होगा, 160 था, तो ये हो जाएगा 320 आउट ऑफ 1000 हो जाएगा। तो लिहाजा अब हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीज हमारे पास, ये देख सकते हैं ये किसके लिए भी हमें देखना होगा कि ये कैपिटल ए, ये किसके लिए, 320 किसके लिए है, ये हेट्रोजाइगस के लिए, याद रखिएगा। आप देखें द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए जो होगा हमारे पास कितना होगा, दैट इज 640 प्लस 320, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 800 आउट ऑफ 1000 होगा। यानी आप इसको कह सकते हैं कितना होगा, 80% होगा। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और इस तरह लिख सकते हैं 0.8 आउट ऑफ 1।
आउट ऑफ 1, 0.8 आउट ऑफ 1 हम कह सकते हैं इसको। इसी तरह से द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए की हम बात करेंगे इन द जीन पूल, इन द जीन पूल। ये मस्ट भी क्या होगी, ये आप देख सकते हैं। ये अगर 80% है तो फिर हम क्या बता सकते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20% होगी। या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से 0.2 आउट ऑफ 1। जैसे ये क्या था 0.8 आउट ऑफ 1 था, ये क्या होगा 0.2 आउट ऑफ 1 होगा। अब इसमें देखें कि जो हम बात करते हैं ना कि इस ये जो भी अभी हमने बताया फ्रीक्वेंसी जो बताई है जीनोटाइप के लिहाज से पॉपुलेशन में, ये प्रोडक्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन द पेरेंट्स। अगर हम कहते हैं कि वन एलील इज कैपिटल ए एंड अदर इज स्मॉल ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी, कैसे होगा, इस तरह से हम बताएंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट में जो हम वो लेते हैं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला निकालते हैं ना, यानी ए प्लस इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ए प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस स्मॉल ए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस ए स्क्वायर। अब ये देखें, इसमें गौर करें कि ए स्क्वायर क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये ए बेसिकली क्या, ये होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और 2 ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से ये जो स्मॉल ए है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव को, होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह ये हमें पता चलता है किस चीज़ का, कि एक एलील अगर कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए है तो फिर फ्रीक्वेंसी जो है ऑफस्प्रिंग्स की हम इस तरह से देखेंगे। अगर हम बात इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंट जीनोटाइप्स के लिहाज से, तो फिर इसमें इमेजिनरी कोई भी पॉपुलेशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए, तो फिर ये फॉर एग्जांपल हम क्या बता रहे हैं, 320 आउट ऑफ 500 हमने बताया था प्लांट्स, ये कितनी होगी 0.8 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा, दैट इज 0.64, या हम इसको क्या कह सकते हैं 64%। इसी तरह से
frequency of genotype 2AA जो है ये क्या है, फॉर एग्जांपल 160 आउट ऑफ 500 प्लांट, ये हमने बताया था। यानी इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हेट्रोजाइगस से देख सकते हैं 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ए क्या था आपके पास 0.8, स्मॉल ए आपके पास क्या है, दैट इज 0.2 है, तो ये पे आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.32, या हम किसको क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑफ 32%, ये 32%। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप आपके पास क्या आएगा, ये स्मॉल ए आएगा। ठीक है जी। इसके लिए आप क्या बताते हो कि क्या थे प्लांट्स 20, वाइट कौन सी थी, 20 आउट ऑफ 500 थे, तो फिर 500 प्लांट्स, तो फिर क्या आएगा आपके पास, ये 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 0.04, और इसी तरह से इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू दैट इज 4%। तो इस तरह आप ये फ्रीक्वेंसी जो है जीनोटाइप्स की आप कैलकुलेट करते हो। सम टोटल इसका हमेशा किसके बराबर होगा, 100% और 1 के इक्वल आएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से। जिस तरह आप जो फार्मूला लिखते हो ना इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन का, कैसे लिखते हो, p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको आप ओपन करते हो तो क्या आता है आपके पास, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है ना। यानी p इसको किसको जाहिर करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट को, 2pq किसको रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोजाइगस को, और q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास जब आप कैलकुलेशंस के हिसाब से अभी जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे p किसको रिप्रेजेंट किया, डोमिनेंट एलील कैपिटल ए, और q किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसेसिव एलील स्मॉल a को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम उसी तरह से हमने ये भी इसका भी बताना होता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से जब आप इसको लिखते हो तो फिर क्या है कि ये जो आपके पास पी स्क्वायर कितना आया था, दैट इज 0.64 प्लस 2pq क्या था आपके पास 0.32, और प्लस आपके पास क्या आ गया था नेक्स्ट इसमें होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, दैट इज 0.04 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो लिहाजा ये आपके पास थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी पॉपुलेशन में। अब देखें इसमें हमें हार्डी विनबर्ग थ्योरम की तरफ आना है। हार्डी विनबर्ग थ्योरम, हार्डी विनबर्ग थ्योरम क्या है। हार्डी विनबर्ग थ्योरम के मुताबिक देखिए कि जो इंग्लिश मैथमेटिशियन है हार्डी एंड जर्मन फिजिशियन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंग्लिश मैथमेटिशियन है हार्डी और जर्मन फिजिशियन है विनबर्ग। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हार्डी कौन है, दैट इज इंग्लिश मैथमेटिशियन, और वेनबर्ग कौन है आपके पास, जर्मन फिजिशियन।
पोजीशन आपके पास, ठीक है जी। तो इन्होंने 1908 में ये क्या इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज हार्डी-विनबर्ग थ्योरम। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है देख सकते हैं इसमें कि ये बड़ी अहम चीज़ है, इसकी जो स्टेटमेंट है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस alleles and genotypes, alleles and genotypes in a large sexually reproducing in a large sexually reproducing population reproducing natural population इसमें क्या होगा कि जीन पूल remain constant from generation to generation to generation। तो इसमें क्या होगा, जो जनरेशन टू जनरेशन की बात की जाएगी तो इसमें एक और अहम बात होगी, तो पॉपुलेशन रिमेन इन द पॉपुलेशन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन रिमेन इन इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो म्यूटेशन का, कोई इन्फ्लुएंस ना हो नेचुरल सिलेक्शन का। जी स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, हमने हार्डी-विनबर्ग थ्योरम की स्टेटमेंट बताई थी। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस एलील्स एंड जीनोटाइप इन अ लार्ज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग नेचुरल पॉपुलेशन, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी पॉपुलेशन किस में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमने आगे डिस्कस करनी है। देन जिसमें मिसाल के तौर पर देयर शुड बी नो म्यूटेशन, देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन, ये सब कंडीशंस होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है। अब हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जनरल फार्मूला हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, उसमें हमें क्या देखना होता है, फ्रीक्वेंसीज जो एलील्स और जीनोटाइप पॉपुलेशन की होती है वो इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर फॉर जीन लोकस हम कहते हैं ओनली 2 एलील्स अक्कर फॉर a gene locus, only 2 alleles occur, only 2 alleles occur, 2 एलील अगर उसके होते हैं तो अभी हमने लेटर हमने यूज़ किया था जैसे P का और Q का, वो हमें बताना है। जैसे मिसाल लेटर P इज यूज्ड, द लेटर P ये रिप्रेजेंट किसको करता है, रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली ये 1 एलील ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से लेटर Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे एलील को, यानी एलील स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से देखें कि इसमें
टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील्स ऑफ लोकस, हम क्या कंसीडर करेंगे? टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू एलील्स ऑफ आ लोकस, ये क्या कंसीडर होंगे? कंसीडर्ड एज वन, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? वन कंसीडर करेंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? पी प्लस क्यू किसके बराबर होगा? वन के बराबर होगा। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर एक की फ्रीक्वेंसी मालूम हो तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी इसको वन से आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। या फिर इस तरह लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन की लिहाज से पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। या फिर इस तरह से लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब जो हमने एग्जांपल वाइल्ड फ्लावर की ली थी वही आप इसमें पी क्या था हमारे पास? 0.8 था। क्यू हमारे पास किसके बराबर था? दैट इज 0.2 था। और पी प्लस क्यू के किसके बराबर था? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं किस चीज़ की, ये पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या आपके पास आएगा? 0.8 होल स्क्वायर। और इसी तरह से प्लस आपके पास 2 मल्टीप्लाई क्या होगा इसमें आपके पास? दैट इज 0.8 और इंटू 0.2, इसके बाद इसमें प्लस क्या आएगा? क्यू स्क्वायर यानी 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। इसको आप ओपन करें तो क्या बनेगा? 0.64 प्लस ये आपके पास क्या आएगा? 0.32 और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? दैट इज 0.04 इज इक्वल टू 1। तो 0.34 रेशो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? 2pq, यानी ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को जाहिर करती है। तो इस तरह ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या है। कि किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन में जीन या एलील की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। सर्टेन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने अभी आपको बताया है कि वो फैक्टर होते हैं जो जीन की या एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह बनते हैं। तो लिहाजा ये हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की इक्वेशन आपके सामने आ जाती है। इसी से फिर आगे चलकर आपने क्या करना होता है कि कैलकुलेशंस करनी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास वाइल्ड फ्लावर, वही अभी दोबारा मज़ीद और एलेबरेट आसानी आपके आसानी के लिए सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको और मज़ीद इसमें मुश्किल पेश ना हो, क्योंकि इसमें अक्सर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते होते हैं। इसीलिए मैंने ये सारी कैलकुलेशंस करने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। इसमें इस तरह से देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पर ये हम पिंक फ्लावर लिखते हैं, ये पिंक का लिखा हमने, यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या होमोजाइगस पिंक है, कैपिटल ए कैपिटल ए। फिर हम यहाँ पे पिंक लिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? हेट्रोजाइगस आ गया। और फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं वाइट, ये हमारे पास क्या है? स्मॉल ए स्मॉल ए। ओके, अब हमने
इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की 0.64, इसकी कितनी कैलकुलेट की थी, दैट इज 0.32, और इसी तरह इसकी क्या कैलकुलेट की थी 0.04। ओके, अब आप देखिए कि ये यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस है 0.32, 0.32 का हाफ क्या होगा, 0.16 होगा। 16 किसका होगा, कैपिटल ए का। 0.16 किसका होगा, स्मॉल ए का होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे 0.64 और यहाँ से लाएंगे 0.16, किसका होगा, कैपिटल ए का। ये फ्रीक्वेंसी होगा ये यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह से इसको अब यहाँ लाएंगे 0.16, ये आपके पास किसकी है, ये रिसेसिव, यानी हेट्रोजाइगस में रिसेसिव की आ गई। और फिर उसके साथ प्लस क्या होगा, ये आपके पास आएगा 0.04। अब इसको हम क्या करेंगे, तो हम टोटल करेंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा। किस चीज़ का आ जाएगा, स्मॉल ए का आ जाएगा, इस तरह से। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसका अगर हम ये क्रॉस करें, जेनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का, आप देखिए किस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इसमें इसका ये एक एक्सिस पे हम शो करते हैं मेल गेमीट्स, यही स्पर्म शो करेंगे, और दूसरे में हम क्या शो करेंगे, एग शो करेंगे। यानी ये आपके पास पी क्या है, दैट इज 0.8, क्यू आपके पास क्या है 0.2, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपके पास पी क्या है आपके पास, दैट इज 0.8, और क्यू आपके पास क्या है, दैट इज 0.2। पी किसके लिए, कैपिटल ए के लिए, कैपिटल ए के लिए किसके लिए है, स्मॉल ए के लिए, और ये किसके लिए, स्मॉल ए के लिए, ठीक है जी। इसको आप फिर इस तरह से क्रॉस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप होमोजाइगस डोमिनेंट का निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ऐसे 0.64 आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इस चीज़ के लिए इसको इससे क्रॉस करेंगे, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो आपके पास ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएंगी, ठीक है जी। इस तरह से इसको इससे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आपके पास आ जाएंगी। तो सेम वही बात वही आ जाएगी कि सम टोटल जब भी हम इसको देखेंगे, यानी आपके पास P प्लस Q इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिहाज से आपको इंडिविजुअल एलील किस तरीके से हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैलकुलेट करनी और किस तरह से होमोजाइगस में कैलकुलेट करनी है, वाइट फ्लावर के लिए किस तरह कैलकुलेट करनी है, ये आपको पता होना। किसी एक की फ्रीक्वेंसी दी गई हो तो आप दूसरी की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, असाइनमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको भी आपने सॉल्व करना होगा। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स की तरफ आ रहे हैं जो रह गए थे, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं, चेंजिंग इन एलिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इन जीन फ्रीक्वेंसीज। जीन फ्रीक्वेंसीज पे कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो आपको मालूम हो कि एवोल्यूशन सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब फ्रीक्वेंसी जो होती है मुख्तलिफ एलील्स की पॉपुलेशन में क्या हो, चेंज हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस एलील्स इन अ पॉपुलेशन चेंज होगी तो फिर क्या होगा, एवोल्यूशन होगी। तो इसमें ये जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना एवोल्यूशन की, कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन थ्रू टाइम्स, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ये चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अब ये इसकी आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो हार्डी विल्बर इक्वेशन के इक्विलिब्रियम के मुताबिक
अगर हम कहते हैं कि जो भी डेफिनेशन है एवोल्यूशन की, इसमें कौन से फैक्टर होते हैं जो कि जीन या एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह बनते हैं। पहला इसमें आ जाता है आपके पास म्यूटेशन। तो म्यूटेशन चेंज इन द हेरिडिटी मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। सडन चेंज इन द हेरिडिटी मटेरियल इज कॉल्ड। ये बेसिकली रॉ मटेरियल है फॉर एवोल्यूशन, याद रखना। ये क्या है? रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन है। क्या चीज? म्यूटेशन। तो इसमें देखिए कि हम ये कहते हैं कि ये प्रोड्यूस करते हैं नए एलील्स। म्यूटेशन की वजह से क्या बनते हैं? न्यू एलील्स बनते हैं। ओके, तो इससे करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती है, चेंजेस आती है करेक्टरिस्टिक्स में। फ्रीक्वेंसी एलील की चेंज होती है पॉपुलेशन में। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या हो जाती है? वायलेट हो जाती है। यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हार्डी विनबर की क्या है? देयर शुड बी नो म्यूटेशन। लेकिन हम नेचर में हम देखते हैं कि म्यूटेशन होती है और से नए एलील भी बनते हैं। नए एलील बनते हैं तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एलील की पॉपुलेशन में चेंज होती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन की क्या होती है? ये वायलेशन हो जाती है। इसी तरह से दूसरा रेफरेंस आप किसका देखते हो? दैट इज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन में आप दो चीज़ें बताते हो। एक होता है इसमें इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, और दूसरा होता है इसमें एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो अब इसमें होता है कि इंडिविजुअल्स होते हैं माइग्रेट कर सकते हैं एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में। जब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेशन कहेंगे। तो इमिग्रेशन, ये जो आई डबल एम आर है ना, आई, इमिग्रेशन, इसमें क्या होता है? ऐड होते हैं न्यू एलियंस। इसमें ऐड होते हैं न्यू एलियंस किसी भी पॉपुलेशन में। जबकि इमिग्रेशन में क्या होगा? इसमें लॉस होता है ऑफ सर्टेन एलियंस, लॉस ऑफ सर्टेन एलियंस होगा। किसमें? इमिग्रेशन, एमिग्रेशन में। तो ये भी आपको क्लियर हो। ऐड किस में होते हैं? इमिग्रेशन में। और इमिग्रेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ सर्टेन एलियंस होते हैं, याद रखिएगा। तो माइग्रेशन जब भी स्पीशीज की होगी तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगा? जीन पूल जो होगा नेचुरल पॉपुलेशन का वो चेंज होगा। यानी इस आसान अल्फाज में एलील की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो नेचुरल कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम की? कि जब एवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, दैट इज देयर शुड बी नो माइग्रेशन। लेकिन आप देखते हैं नेचुरल पॉपुलेशंस में इमिग्रेशन भी होता है और एमिग्रेशन भी होता है। तो लिहाजा ये भी वायलेशन इसमें हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आपने किसका रेफरेंस देना है? दैट इज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट के हवाले से बताना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये आपने डिटेल से नेशनल बुक फाउंडेशन में जिसको स्टडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने रेफरेंस दिया चेंज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन पूल प्योरली बाय चांस। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सवाल ये पैदा होता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है यानी चेंज एलीलिक फ्रीक्वेंसी जीन पूल में जो होता है, जो कि प्योरली बाय चांस हो, उसे हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम दे रहे हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है लार्ज पॉपुलेशन में भी होता है और स्मॉल पॉपुलेशन में भी होता है। तो लेकिन ये एक अहम बात है कि जो लार्ज पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती स्मॉल पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है ये हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है एवोल्यूशनरी चेंज का, खास तौर पर किस में? स्मॉल पॉपुलेशन, नॉट फॉर लार्ज पॉपुलेशन। समझ आ रही है बात आपको? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन पूल विच इज प्योरली बाय चांस इज कॉल्ड व्हाट? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो लार्ज और स्मॉल दोनों पॉपुलेशन में होता है, लेकिन लार्जर पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती स्मॉल पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें फ्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, वो फेज टू रिप्रोड्यूस, और जब फिर नतीजा क्या होता है कि जीन उसमें से लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी आसान अल्फाज में एक और भी चीज़ आपको बताऊं कि जो स्मॉल पॉपुलेशन होगी, जो स्मॉल
पॉपुलेशन होगी, इसमें होमोजाइगोसिटी के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हेट्रोजाइगोसिटी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि लार्ज पॉपुलेशन जो होती है ना, लार्ज पॉपुलेशन, इसमें उलट हो जाता है, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और होमोजाइगोसिटी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। अब इसमें इसकी मिसाल इस तरह से ले लो कि जैसे ये मिसाल के तौर पर आप ये दो इस तरह से बैग्स ले लेते हो, इसमें आप क्या करते हो कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास 1000 बॉल्स आपने किस किस्म की डाली है, वाइट बॉल्स डाल दी है इसमें, और 100 आप इसमें अपने रेड बॉल्स डाल देंगे। इधर पे आपने 100 बॉल्स ली हैं किस चीज़ की, वाइट, और यहाँ पे आप 10 ले लेते हो किस चीज़ की, रेड की। अब आप इसको मिक्स कर देते हो, इसको भी मिक्स कर देते हो रैंडमली। अगर बगैर देखे इसमें से अगर आपसे कहा जाए कि 10 बॉल्स निकालें, तो 10 बॉल्स अगर आप निकालते हो इसमें से, तो इसमें से ज़्यादा चांसेस किसके होंगे निकलने के, आपको पता है वाइट के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू रेड। और अगर यहाँ से भी आप 10 बॉल्स लेते हो, रिमूव करते हो, तो इसमें वाइट के साथ साथ रेड के निकलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रेड के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो लिहाजा यहाँ से अगर कुछ एलील एक्सीडेंटली लॉस भी हो जाते हैं, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो लिहाजा हेट्रोजाइगस फॉर्म अगली जनरेशन में होमोजाइगस फॉर्म में दोबारा अपीयर हो जाएगा वो करेक्टर। लेकिन यहाँ से अगर होमोजाइगस लॉस हो गया, तो वो फिर जाहिर बात है लॉस ऑफ एलील हो जाएगा फ्रॉम दी पॉपुलेशन। तो लिहाजा यहाँ पे एलील की फ्रीक्वेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन में। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में ख़ास तौर पे जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि जीन के या एलील के लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली ये भी आपको पता हो, स्मॉल और लार्ज दोनों पॉपुलेशन में होता है, लेकिन लॉस के चांसेस सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन। लिहाजा अगर सवाल ये पूछा जाता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पॉपुलेशन लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। ये नहीं होता कि तमाम पॉपुलेशन इन्फिनिटली लार्ज हो, पॉपुलेशन में भी स्मॉल होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होगा एलील की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे चेंज होगी, तो भी वायलेशन हो जाती है किस चीज़ की, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड नॉन रैंडम मैटिंग। नॉन रैंडम मैटिंग यानी नॉन रैंडम मैटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक होता है रैंडम मैटिंग होती है। रैंडम मैटिंग का मतलब होता है, सब कहते हैं कि मेंटेन करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। यानी आपको ये पहले पॉइंट पता हो कि जो रैंडम मैटिंग है वो किसको, इक्विलिब्रियम को जाहिर करता है। यानी हार्डे विनबर्ग थ्योरम की इक्विलिब्रियम को ये जाहिर करता है, क्या चीज़, रैंडम। तो हम बात करते हैं कि क्या नेचर में रैंडम मैटिंग होती है, तो लिहाजा ये भी वहाँ पे भी वायलेशन है कि इसमें नेचर में नॉन रैंडम मैटिंग भी होती है, जिसको आप इनब्रीडिंग भी कहते हैं, असॉर्टिव या सेलेक्टिव मैटिंग प्रोसेस भी का नाम देते हैं। तो लिहाजा ये भी वायलेशन हो रही है किसकी, हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम कंडीशन की। रैंडम में क्या होगा, रैंडम होगी तो फिर क्या होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और मैटिंग। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, तमाम एलील जो होंगे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो लिहाजा वो चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो, हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, वो पॉपुलेशन में मौजूद होंगे। जीनोटाइप एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा नेचर में ऐसा नहीं होता, नॉन रैंडम मैटिंग भी होती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं इनब्रीडिंग या मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल जो होती है, ये एलील की फ्रीक्वेंसी जो होती है चेंज होने की वजह नहीं बनते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है, होमोजाइगोट्स होते हैं उसमें डिक्रीज होती है, तो उसमें पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरू में हम बता चुके हैं। लिहाजा जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है पॉपुलेशन में हमें नज़र आती है। असॉर्टिव या सेलेक्टिव की जब बात की जाती है मैटिंग की, वो इंडिविजुअल्स में, तो ये क्या होता है इसमें
इसमें सेम फिनोटाइप होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये असॉर्टिव यानी सेलेक्टिव जो मैटिंग होती है कॉज करती है चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर जीनोटाइप। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि किसी भी जनरेशन में ये नॉन रैंडम मैटिंग क्या करेगी, जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी। तो यहाँ भी वायलेशन हो जाती है किस चीज़ की, हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम की। इसके बाद इसमें रेफरेंस आपने किसका देना होता है, दैट इज ऑफ पॉपुलेशन साइज का, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें आपको ये पता हो कि जो पॉपुलेशन साइज होता है ये इन्फिनिटली लार्ज होना ज़रूरी है। अगर स्मॉल साइज पॉपुलेशन होगी तो फिर क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, पहले बताया जा चुका है। तो पॉपुलेशन साइज मस्ट भी इन्फिनिटली लार्ज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली कंडीशन होगी कि इसमें फिर एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर स्मॉल साइज होगी तो नेचर में क्या होता है, पॉपुलेशन साइज स्मॉल भी होता है तो लिहाजा जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। फिर इसी तरह से इसमें आप बताते हो सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम कहते हैं एक एलील बेनिफिशियल है दूसरे एलील के मुकाबले में किसी भी इन्वायरमेंट में, उसका नतीजा क्या होता है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पोजेसिंग। सो नेचुरल सिलेक्शन इसमें मस्ट क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी और एलिमिनेट कर देगी दूसरे एलील्स को। अगर सिलेक्शन आर्टिफिशियल हो फिर उसमें भी आप देखते हो कि ब्रीडर्स क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डिजायर कैरेक्टर्स को। तो अगर हम वही बात आ गई कि अगर नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचर किसको सिलेक्ट करती है, सिर्फ उन एलील्स को, उन एलील्स के फीचर्स को जो कि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से सूट करते हैं। तो लिहाजा वो मेंबर जो होते हैं उस पॉपुलेशन की सर्वाइव करते हैं और बाकी जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते, उनके एलील उनके जीन नेक्स्ट जनरेशन में फिर नहीं जाएंगे। तो लिहाजा नेचुरल सिलेक्शन हो रही है। जब भी नेचुरल सिलेक्शन होगी तो क्या होगा, ये वायलेशन हो जाएगी हार्डी विनबर्ग थ्योरम के इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो हम कहेंगे देश, हम क्या कहेंगे इसमें, देश शुड बी नो सिलेक्शन। सिलेक्शन ना हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, देयर विल बी नो चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, देयर विल बी नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन भी नहीं होगी। तो 5 कंडीशन है इसमें, ये आपको याद रखनी है। और क्या क्या बताइए इसमें आपको, देयर शुड बी नो म्यूटेशन, देयर शुड बी नो माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन साइज शुड बी इन्फिनिटली लार्ज, इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का रेफरेंस देते हैं। मैटिंग शुड बी क्या होनी चाहिए, मैटिंग शुड बी रैंडम एंड देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। 5 कंडीशन इक्विलिब्रियम की होंगी तो एलील की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी। जब एलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप रेशियो चेंज नहीं होगी तो एवोल्यूशन भी नहीं होगी, क्योंकि हमने शुरू में क्या डेफिनेशन दी एवोल्यूशन की, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हिसाब से चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी और एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो क्या कंडीशन होना जरूरी है, दे शुड बी no mutation, there should be no migration, there should be population size should be infinitely large, there should be random mating, there should be no natural selection। तो ये सारी 5 कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। अगर इसकी वायलेशन होगी तो एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जीनोटाइप रेशियोज क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा, एवोल्यूशन भी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये हार्डी विनबर्ग थ्योरम के तक था आपका यहाँ पे एवोल्यूशन तक सिलेबस। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। इसमें अब नेक्स्ट जो है इसकी अब आपको असाइनमेंट्स में अपलोड करूँगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो भी असाइनमेंट्स होंगी उसको हमें सारा उसको डिस्कस करना होगा। तो इंशाल्लाह मैं अब आज से ही आपको कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम असाइनमेंट्स अपलोड करूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस पर स्टार्ट करें। नेक्स्ट अब इसमें जो आपने जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने हैं मुझे इसमें आप लोग बता दें या इन राइटिंग इसमें दे दें, जो भी देने हैं इसके नम्स के हवाले से। जो स्टूडेंट की क्यूरीज थी कि हमने जो कुछ टॉपिक्स हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करने तो वो फिर बता दीजिएगा, नेक्स्ट फिर मैं वही डिस्कस करवाऊँगा साथ। यानी इसमें असाइनमेंट के साथ साथ
क्योंकि असाइनमेंट के लिए तो चलो ठीक है, टाइम भी है, लेकिन नर्व्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो उसके लिए जो जो टॉपिक आपने फोकस करने हैं वो काइंडली प्लीज़ इसमें मेरे से शेयर कर लें।